नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एसएससी घटनाचक्र जीएस के इस बुक में भारतीय राज्य व्यवस्था का जो यह टॉपिक है नीति निदेशक तत्व और उसके आगे के टॉपिक को पढ़ाऊंगा। इसके पहले के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को हम पढ़ा दिए हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। हम आ जाते हैं नीति निदेशक तत्व के टॉपिक में। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निदेशक तत्व अपनाए गए हैं। तो कहाँ से अपनाए गए हैं, तो ये अपनाया गया है आयरिश संविधान से। कहाँ से? आयरिश संविधान से। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड या आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं, जबकि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघ और राज्य संबंध जो है कनाडा, आपात उपबंध जर्मनी के संविधान से अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। तो किससे प्रभावित हुआ है, तो वह हुआ है आयरलैंड से। अभी ऊपर हम लोग देखे भी हैं। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, और यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में सहायक है। संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए प्रावधान करना चाहते थे। आगे देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो किसे संशोधित किया जा सकता है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को संशोधित किया जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नीति निदेशक तत्वों की विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं। तो किसमें दिए गए हैं, तो राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विचार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित हैं, तो किस भाग में वर्णित हैं, तो भाग 4 में वर्णित हैं। आगे है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। किस भाग में दिया गया है, तो यह भाग 4 में दिया गया है। किसमें? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वर्णित हैं, तो भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का जो अनुच्छेद 44 है, यह नागरिकों के समान नागरिक संहिता है। ठीक है, इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, और अनुच्छेद 48 जो है पर्यावरण संरक्षण और सुधार संबंधी वन्य जीव की सुरक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है। नीति निदेशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, अतः इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तित या लागू नहीं किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भी नीति निदेशक सिद्धांत में किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, तो कौन करता है, तो अभी जस्ट ऊपर देखे हैं 44 अनुच्छेद 44 हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्थापित करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 44 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव सुरक्षा किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित। राज्य के नीति सिद्धांतों में यह भाग दिया गया है, तो यह किससे संबंधित हो जाएगा, राज्य के नीति सिद्धांतों से संबंधित हो जाएगा।
आगे है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 38 है। क्या है? अनुच्छेद 38 हो जाएगा। आगे है आपका इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 है लोगों के कल्याण की बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। आगे है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो वह है अनुच्छेद 39 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 39 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 जो है नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 ये समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत से। समान न्याय और मुफ्ती कानूनी सलाह राज्य के नीति से सिद्धांत है। इसे संविधान में बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39 से जोड़कर उसमें समान न्याय और गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो वह हो जाएगा 39 का ए हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ए जो है उद्योगों के संबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। किससे हो जाएगा? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। किससे हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत के बारे में उपबंध किया गया है। प्रश्नानुसार अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान कलात्मक और ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 49 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 49 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक और ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 149 नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य के शक्तियों, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश और अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का कर्तव्य संघ को सौंपा गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसमें देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 52 में कहा गया। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं के संबंध में प्रावधान है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता? तो कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। इसके अलावा दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के चुने हुए सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में कहाँ पे? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य,
17वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा इसको 92 के द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया। और संसद जो है लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के नामांकित सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो एक भाग नहीं लेते हैं तो जो निर्वाचित नामांकित सदस्य हो जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के, और विधानसभा के सदस्य जो होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निम्न में से कौन शामिल नहीं हो सकता। तो कौन शामिल नहीं हो सकता, तभी हम लोग देखे हैं कि राज्य के जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, राज्य विधान परिषद कौन शामिल नहीं हो सकता। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी होते हैं, वो भी तो शामिल नहीं होते हैं, और राज्य विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होते। ऑप्शन एक बार इधर आगे भी देख लेते हैं डी, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के सदस्य इसमें भी नहीं शामिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें कि दिए गए विकल्पों में कोई सही नहीं है। ठीक है, कोई शामिल नहीं होता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पे कोई भी कार्यरत न हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होता है। तो उसके रिक्त स्थान पे भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होता है। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से कोई कार्यरत न हो तब राष्ट्रपति के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत होगा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र हटाए जाने पर अथवा अन्य कारण के रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो काम करता है उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने या महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। तो वह है राज्यसभा के सभापति। इसका राज्यसभा के सभापति होता है, इसका पदभार ग्रहण करता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वही क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है। तो ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट उपराष्ट्रपति ने देकर दिया है कि राज्यसभा का सभापति दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो सकता था। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है आपका, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो कौन कार्य करेगा, तो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उसमें कार्य करेंगे। कौन कार्य करेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेंगे। अगला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति किसके पास होती है। ये शक्ति होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। किसके पास शक्ति होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित कर देता है। तो किसको कर देता है, तो वह उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष कह सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी बोल सकते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, अनुच्छेद 56(1) के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) में कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न के हिंदी संस्करण उपाध्यक्ष शब्द का उल्लेख किया है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में वाइस प्रेसिडेंट शब्द का उल्लेख किया गया है। अतः इस प्रश्न की अभिसूचना क्या हो जाएगा, ए ही होगा। जैसे कि हमारे उपाध्यक्ष दिया है ना, तो उपाध्यक्ष आप मत समझिए, वाइस प्रेसिडेंट किससे आप लोग, क्योंकि जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी दिक्कत होता है हिंदी और इंग्लिश वाले में, तो इंग्लिश वाली ही वैलिड होती है ज़्यादातर एग्जाम में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो कौन सा कथन इसमें आपको सही है, देखिए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, तो ये तो बात सही है, यही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही आपका ये वाला ही आपका केवल सही हो जाएगा। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े ही हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है। तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संविधान की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है, और इसका प्रयोग किसके तहत, 53(1) के तहत
ठीक है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74(1) के तहत प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, और 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन जो है सरकार का प्रमुख है, तो कौन सरकार का प्रमुख होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वही सरकार का प्रमुख है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है, तो वह होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। वह 5 वर्ष के लिए नियमित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। उसे संसद के महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है, इसीलिए राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। कहाँ पे, मंत्रिमंडल में। वास्तव में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होने के नाते कार्यपालिका की वास्तविक अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के औपचारिक अध्यक्ष है। राज्यों में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है संदर्भित करता है, तो किसको संदर्भित करता है, राष्ट्रपति की शपथ को संदर्भित करता है। 60 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को संदर्भित करता है, जबकि अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया, तथा अनुच्छेद 63 जो है अनुच्छेद 63 जो है भारत के उपराष्ट्रपति को संदर्भित करता है। ठीक है, आगे है आपका, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्ट से संबंधित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 60। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 60 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है, तो हो जाएगा संसद। कौन हो जाएगा, संसद जो है उसके पद से हटा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार भारत संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा तथा राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पे महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा, और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा, और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने का, यहाँ पे देखिए करने का क्या हो जाएगा, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। क्या होगा, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। और ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, तथा 14 दिनों के पूर्व लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए। संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों का प्रस्तावित तथा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उसे हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो लोकसभा कर सकता है। कौन कर सकता है, लोकसभा कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की जाती है, तो ये शुरू किया जाता है संसद के दोनों सदनों में किसी के द्वारा भी शुरू की जा सकती है। आगे है आपका, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है, तो यह उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 61 में। किसमें, अनुच्छेद 61 में। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है, तो यह संसद के दोनों सदनों की, किसकी हो जाएगी, संसद के दोनों सदनों की हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, 61 जो है आपका वह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है, तो यह है अनुच्छेद 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल का हिस्सा है,
लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो इसमें देख लीजिए राज्य का विधानसभा के जो सदस्य होते हैं इसमें ये इनका हिस्सा नहीं होता। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो राज्य विधानसभा राष्ट्रपति के महाभियोग का हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति के महाभियोग में मात्र संसद हिस्सा लेती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पे महाभियोग का आरोप संसद के दोनों सदनों में कोई भी सदन लगाएगा, जबकि अनुच्छेद 54(क) के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और अनुच्छेद 54(ख) के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। आगे राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह और विवादों की जांच पड़ताल का निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं, ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी वाद विवाद संदेहों की जांच पड़ताल एवं निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय जो होता है वही क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। राष्ट्रपति जो होता है संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं, तो वह हो जाएगा राज्य सरकार के परामर्श करके। राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद कोई भी कार्य जो होता है राष्ट्रपति जो होता है राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य राज्य सरकार से परामर्श करके उसको सौंप सकता है। संविधान के अनुच्छेद 258 के अनुसार 58(1) के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी ऐसे विषय से संबंधित कि जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इसमें है अगला, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे आपका प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। इसके बारे में देख भी लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत, किसके तहत? 87(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र को और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में तथा एक साथ समावेत यानी असम्बल्ड जो सदन होते हैं उन सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के आपात उपबंध से किए गए हैं, तो किससे किए गए हैं, मतलब किससे लिए गए हैं, किससे लिए गए हैं? तो ये लिया गया आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बाद में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध जो होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो यह घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति विद्यमान है तो अपनी स्थिति की घोषणा कर सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा। 356 के तहत राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करेगा। और 360 के तहत जो हो जाएगा ये आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो यह है आपका भारत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के बारे में है। आगे है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 356 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? तो किसके तहत? संवैधानिक आपात 356 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस
अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन घोषित करता है? तो यह है अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? 356 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो यह अनुच्छेद 352 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 के तहत कई राज्यों की आपातकाल की घोषणा समय समय पर की जा चुकी है, जबकि अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 286 में माल क्रय विक्रय पर कर अधिरोपण विषय में निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस उद्घोषण को संसद द्वारा के भीतर समर्थन देना जरूरी है। तो कितने कितने समय के अंदर देना जरूरी होता है? तो यह 1 माह के अंदर देना जरूरी होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के बाद इस उद्घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना आवश्यक है। संसद द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदित किए जाने की उद्घोषणा जो है 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। आगे जारी रखने के लिए उसका पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति 3 आधारों पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहला है युद्ध हो जाएगा, दूसरा बाह्य आक्रमण, तीसरा सशस्त्र विद्रोह। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक वाद संसद का अनुमोदन प्राप्त आवश्यक होता है। तो कितने वर्ष बाद? तो ये 6 माह बाद, 6 माह बाद। ठीक है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। पहले चरण की उद्घोषणा 2 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो वह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, जब अर्थात जब तक कि वो वापस न लिया जाए तब तक बनी रहेगी। आगे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 के तहत किया गया। किसके तहत? 360 के तहत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुकी है? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये 3 बार लागू हो चुकी है। कितनी बार? 3 बार। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में 352 के अधीन पहली आपातकाल घोषणा वर्ष 1962 में चीन युद्ध के समय हुआ था। दूसरा पाकिस्तान द्वारा 1971 में अघोषित युद्ध, और तीसरा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में की गई है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशक्त विद्रोह प्रस्थापित किया गया। आगे है आपका राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 3 बार हो जाएगा। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के ऊपर राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। 1975 ईस्वी से वर्ष 1977 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय राष्ट्रपति जो थे फखरुद्दीन अली अहमद। कार्यकाल देखेंगे इनका 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक था। 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे? अभी जस्ट हम लोग पढ़े फखरुद्दीन थे। कौन थे? फखरुद्दीन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन सा अनुच्छेद जो होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 53 हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 जो भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को प्रावधानित करता, तथा अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में उपबंधित है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। कितने समय तक?
3 साल, राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकती है। अनुच्छेद 356(4) का प्रथम परंतु के अनुसार आप देख सकते हैं। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश जारी यानी अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 123। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो होगा भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है। इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होगा। राष्ट्रपति किसी भी समय किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123 हो जाएगा। इसके बारे में आगे देखते हैं कि स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। किसके स्वीकृति प्राप्त होने के बाद? तो हो जाएगा राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई विधेयक कानून बनता है। इसके पूर्व विधेयक को राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो हो जाएगा आकस्मिक निधि के लिए। आकस्मिक निधि हो जाएगा। ठीक है। आगे है आपका राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत सरकार द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है। यह निधि जो है राष्ट्रपति को व्ययाधीन होती है, जिसके व्यय से पूर्व ही राष्ट्रपति को संसद का अनुमोदन लेना अनिवार्य नहीं है। भारत की राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो प्रतिमाह वेतन जो था पहले जो था वह 1,50,000 था, लेकिन अब जो है बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत प्रश्नकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना था? 1,50,000 मतलब 1.5 लाख रुपये थे। और उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 1,25,000 रुपये था। वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन क्रमशः जो है 5 लाख, 4 लाख और 3.5 लाख रुपये प्रतिमाह है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत के संचित निधि से प्रदान किया जाता है। आगे है आपका संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है राष्ट्रपति की। किसकी हो जाएगी? राष्ट्रपति की हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा को निलंबित करने या परिहार करने की शक्ति को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार किसी अपराधी या अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को दंड या मृत्युदंड की क्षमा, अनुदान या उसकी सजा को निलंबन या परिहार या लघुकरण करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है, जिसमें सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड भी शामिल हैं। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है। तो क्या संकेत है? तो एयर इंडिया 1 है। क्या हो जाएगा? एयर इंडिया 1। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत एयर इंडिया 1 है। इसे AI1 यानी AIC 001 भी कहा जाता है। भारत में VIP उड़ान का संचालन इंडियन एयरफोर्स करता है। कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स करता है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे इसमें? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके अलावा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ये लोग क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री अलग अलग समय पर भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो कौन पूर्व राष्ट्रपति नहीं रहे हैं भारत के? तो विश्वनाथ प्रसाद जो हैं ये राष्ट्रपति नहीं। इसके अलावा KR नारायण,
ज्ञानी जैल सिंह, शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों के तीनों जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनका जो होता कार्यकाल भी देख लेंगे तो देखेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह का, इनका कार्यकाल है 2 दिसंबर 1989 से लेकर नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, जबकि जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति, जिनका कार्यकाल जो क्रम है उनको देख लेते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक। ठीक, के आर नारायण का हो जाएगा 25 जुलाई 1997 से लेकर 25 जुलाई 2002 तक। आगे देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था, तो क्या कार्यकाल था? 2002 से लेकर 2007 तक। कब से? 2002 से लेकर 2007 तक। APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक भारत के राष्ट्रपति थे। इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक भारत की राष्ट्रपति रहे। जबकि वर्तमान भारत के राष्ट्रपति जो हो जाएंगे ये हैं रामनाथ कोविंद, जो है 2017 से अब तक कार्यरत हैं। भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन थे? तो 13वें राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 14वें कौन है आपके? ये आपके रामनाथ कोविंद हैं, ये 14वें हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हैं 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन करता है? तो ये अध्यक्ष करता है, मतलब स्पीकर करता है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता के संबंधित मुद्दे का निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। 10वीं अनुसूची दल विरोधी कानून से संबंधित है, जिसे संविधान के 92वें संशोधन के माध्यम से 1985 में पारित किया गया था। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। किसके पास हो जाएगी? राष्ट्रपति के पास हो जाएगी। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो कौन नियुक्त नहीं किया जाता? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है यह नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके अलावा जो न्यायाधीश हो गए या महान्यायवादी हो गया, मुख्य न्यायाधीश हो गए, सारे के सारे लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त दिए गए व्यक्तियों में से उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अगला, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो यह 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 67 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष तक होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अतः राज्यसभा अस्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होती है, अनुच्छेद 83 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 63 है। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 63 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सभी के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद के द्वारा होता है। भारत में उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो यह चुना जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पे कार्य कर सकता है? तो यह 6 माह के लिए कार्य कर सकता है।
अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। आगे है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक रहे। ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति यानी 1962 से लेकर 1967 तक रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, जिनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं। ये 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू हैं। ये आपका गलत हो जाएगा, इसके जगह पे भी चेंज हो गए हैं। वेंकैया नायडू भी नहीं है इसमें, जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, आगे निम्न में से कौन से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखे हैं वेंकट, जिसे उनकी क्या थे बराहगिरी वेंकट गिरी हो जाए, नहीं यहाँ पे सॉरी बराहगिरी बोल रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो कभी नहीं कौन नहीं बने हैं? तो ये थे एक गुलजारी नंदा जो है एक कभी भारत के उपराष्ट्रपति बने ही नहीं है, गुलजारी नंदा हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं। तो गुलजारी नंदा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक और दोबारा 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा। आगे देखते हैं दोस्तों, देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय का है, किसका है? तो यह है आपका उपराष्ट्रपति का कार्य। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय जो है यह दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय होता है भारत का। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। इस प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति, पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, जिसके लिए उसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद के शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो यह क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आपका 361 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 361 के तहत, भारतीय संविधान के 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अगला, किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? तो किसने किया था? तो किए थे ज्ञानी जैल सिंह। किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। तो वर्ष 1986 में संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 1986 पारित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। आगे, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष यानी विजिटर होता है? तो ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय को कुलाध्यक्ष या कुलाधिपति भी कहा जाता है, यही होते हैं। ठीक है, आगे, अखिल भारतीय सेवाओं की ये नियुक्तियां कौन करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श पर की जाती हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, लेकिन उसकी शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हो जाएंगे।
भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अनुच्छेद 52 से 151 है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत सरकार का अंग नहीं है? तो कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? तो मीडिया जो है भारत सरकार का अंग नहीं। इसके अलावा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका भारत सरकार का अंग है। तो भारत के केंद्रीय सरकार के 3 विशिष्ट अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जबकि मीडिया जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में से एक है। अगला टॉपिक है संसद। संसद का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संसद के संगठक हैं? तो संगठक कौन कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा होता है, लोकसभा, तीनों मिलके होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक, भारतीय संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली अपनाने के लिए भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संसद के 3 संगठन अंग हैं। पहला संगठक अंग है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा हो जाएगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित शामिल है। क्या शामिल है? तो वह है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में टोटल आपके 2 सदन हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हो जाएंगे? 2 सदन हो जाएंगे। कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें देखिए भारतीय संसद में 2 सदन, प्रथम जो है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं, और द्वितीय जो है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा में 245 सदस्यों में से कुल कितने जो हैं निर्वाचित होते हैं? 245 में से 233 जो है निर्वाचित होते हैं और 12 को मनोनीत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम जो है 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें अधिकतम 238 जो है निर्वाचित राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा होंगे और 12 जो है राष्ट्रपति मनोनीत द्वारा करेंगे, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य संख्या कितने हैं? टोटल 245, जिसमें से 233 जो है निर्वाचित हैं और 12 जो है मनोनीत हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 हो जाएगा। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 245। अगर 250 ऑप्शन में रहता तो उसको ही टिक करते। कुल अगर पूछ देगा संख्या 245, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, मतलब कितने लोगों का निर्वाचन हो रहा है, तो वो 245 हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो करता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन करते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे? 250। अभी आपको ऊपर बताया भी है। आगे है आपका राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्यसभा में? तो टोटल जो होती है ये 238 होती है। 238 यही क्या होती है? निर्वाचित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्वाचित हो जाएगा। यहाँ पे आगे आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यही आपका सत्य है। उसके अलावा लोकसभा में 4 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है, यह गलत हो जाएगा। लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। और राज्यसभा के 2 सदस्यों तक को राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत, तो ये भी गलत। मनोनीत केवल कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, यही यहाँ पे देख भी लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या पूछा है तो 250 हो सकती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित करता है कितना? 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है राज्यसभा के संबंध में सही नहीं है? तो यह भारत संसद की उच्च सदन है, तो सही हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सही नहीं है? इसके पास ऐसी शक्तियाँ होती है जो संघ के विरुद्ध राज्यों के अधिकारों की रक्षा करती है, धन विधेयक को संशोधित कर सकता है।
तो देखिए धन विधेयक में इनका ज़्यादा रोल नहीं होता है, यहाँ पे देख भी लीजिए क्या हो जाएगा। तो यही आपका धन विधेयक में ज़्यादातर रोल होता है लोकसभा का। इसमें देखिए तो इसका ऑप्शन वही हो जाएगा धन विधेयक वाला। धन विधेयक में राज्यसभा द्वारा संशोधित नहीं की कर सकती है। धन विधेयक जो है का उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई थी? तो पहली बार राज्यसभा कब गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी 1952 में। कब हो जाएगा? 1952 में। राज्यसभा पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी, जबकि पहली बैठक 3 मई 1952 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में कितनी है? टोटल 31 है। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या जो है राज्यसभा में 31 है, सर्वाधिक है। जबकि कर्नाटक है के संसदीय सीटों की संख्या जो है राज्यसभा में 12, बिहार और पश्चिम बंगाल में संसदीय सीटों की संख्या जो है 16 है। तमिलनाडु में संसदीय सीटों की संख्या जो है यह 18 है। अगला है, जनवरी 2020 तक राज्यसभा में अधिकतम सीटें की थी, तो कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। अगला है, राज्य विधान के निर्वाचित सदस्य जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा? तो यही आपका जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो यही इसमें सही हो जाएगा। बाकी ये जो होगा पहला गलत हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तीसरा देखिए, संसद के नीचे सदन को रूप में जाना जाता है लोग, ये गलत, उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। और राज्यसभा का सदस्य जो अस्थायी रूप से चुने जाते हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये राज्यसभा जो होता है अस्थायी होता है, लेकिन सदस्य इसके अस्थायी रूप से नहीं, 6 साल के बाद फिर इनको हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार, 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य जो है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। राज्य सभा को संसद के उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो हैं सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात एक अस्थायी सदन होता है। ठीक, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा क्या होता है? कभी भी विघटित नहीं होता है, यही आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वर्षों में कालावधि के लिए होता है, तो क्या हो जाएगा? 6 वर्षों की कालावधि के लिए होता है, मतलब 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, हर 2 साल में राज्यसभा के कितने सदस्य जो होते हैं निर्वाचित किए जाते हैं? तो यह 1/3 सदस्य जो हर 2 साल में निर्वाचित किए जाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे है आपका राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है। कितना हो जाएगा? 6 वर्षों का। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) जो है राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु जो है कि वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र जो है कम से कम वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए कम से कम। वर्ष 2020 तक राज्यसभा में असम के लिए आवंटित सीटों की संख्या है, तो आवंटित सीटों की संख्या असम के लिए कितनी है? 7 है। वर्ष 2020 तक राज्यसभा में असम राज्य के लिए आवंटित सीटों की संख्या 7 है। राज्यसभा के लिए सीटों की सर्वाधिक संख्या जो उत्तर प्रदेश में है, राज्यसभा में शीर्ष 5 सीटों वाले राज्य देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 31 हैं, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 हैं। पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 16 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों में कितने हैं? 16 हैं। असम राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है यह भारत का उपराष्ट्रपति होता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसका निर्णय जो संविधान के अनुच्छेद 66(1) में किया गया है। कर्नाटक के संसदीय सीटों की संख्या जो है कितनी है, तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा में कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएंगी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका जो है उल्लेख किया जाता है, तो किया था उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो उस अवधि के दौरान राज्यसभा के अध्यक्ष और सभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इस अवधि में उपसभापति या उपाध्यक्ष राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो कौन पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तमिलनाडु के संसदीय सीटों की संख्या तमिलनाडु के संसदीय सीटों राज्यसभा में कितनी है, तो तमिल कितनी हो जाएंगी, तो यह टोटल कितनी है, 18 है। तमिलनाडु से राज्यसभा की सीटों की संख्या जो है 18 है। तमिलनाडु राज्य को लोकसभा के लिए सीटों की संख्या 39 है। तमिलनाडु राज्य के लिए लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी, जबकि इसमें से 7 सीटें जो अनुसूचित जातियों के लिए हैं। महासचिव जो राज्यसभा की सहायता प्रदान करते हैं, जिसका पद किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है, तो भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है महासचिव राज्यसभा का। राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बाद तीसरा प्रमुख पद है। यह राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। महासचिव का पद भारत के सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है, जो भारत सरकार के वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। महासचिव की सीट जो है सभापति के ठीक नीचे होती है, जिसमें प्रक्रियात्मक मामले सभापति की सलाह मिले। महासचिव जो होते हैं सचिवालय के अन्य कर्मियों के समक्ष सहायता पहुंचाते हैं। अगला है संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, क्या, कहाँ पे, तो राज्यसभा के संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राज्यसभा कौन करती है, राज्यसभा हो जाएगी। तो संवैधानिक संशोधनों को राज्यसभा तथा लोकसभा के द्वारा दोनों के द्वारा पारित होना आवश्यक है। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव जो है संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है तथा दोनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ही अधिनियम के रूप में परिणित होता है। दिए गए विकल्प का निकटतम सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किया जाता है। आगे है विधेयक के प्रवर्ग के अनुसार विधायी प्रक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। समान विधेयक, धन विधेयक जो 110 में है, वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 में, और संविधान संशोधन विधेयक जो विधेयक प्रवर्ग ख, ग और घ में नहीं आता, उसे समान विधेयक कहते हैं। यह विधेयक जो होता है संसद के किसी भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ज्ञातव्य रहे कि धन विधेयक इसका एकमात्र अपवाद है, क्योंकि इसका प्रस्ताव लोकमात्र में पेश किया जाता है। अगला है किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे की मंजूरी है, किसकी मंजूरी होनी चाहिए, तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका देश के लिए कानून का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के तीनों अंग यथा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भाग लेते हैं। जब किसी कानून का प्रस्तावित प्रारूप संसद में पेश किया जाता है तो यह विधेयक कहलाता है। संसद के दोनों सदनों में पारित किए जाने के बाद तथा राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात विधेयक अधिनियम में बदल जाता है तथा विधिक बल धारण करता है। उपरोक्त में से अभिष्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोकसभा स्थगन करने का अधिकार किसे है, तो यह किसे होता है, राष्ट्रपति को होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) के तहत राष्ट्रपति जो है समय समय पे संसद सदनों लोकसभा राज्यसभा को स्थगित यानी सत्रावसान और लोकसभा को विघटित कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन जो है विधायिकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है, तो वह हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा।
किसी सत्र के सत्रावसान और एक नए सत्र में उसके पुनः समय व्यतीत होने के बीच की अवधि को कहा जाता है, ये कहा जाता है अवकाश। क्या कहा जाएगा? अवकाश कहा जाएगा। किसी सदन के सत्रावसान और एक नए सत्र में उसके पुनः समय व्यतीत होने के बीच की अवधि को अवकाश कहा जाता है। संसदीय कार्यवाही का पहला 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय जो होता है शून्यकाल कहलाता है। सदन की बैठकों की गणपूर्ति कोरम आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर जो है लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। व्यक्ति मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहरित नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 84 के तहत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अहरित नहीं होगा जब तक कि वह भारत की नागरिक न हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? तो पहले उपवक्ता हो जाएंगे अनंत शयनम अयंगर। कौन हो जाएंगे? अनंत शयनम अयंगर हो जाएंगे। लोकसभा के पहले उपवक्ता डिप्टी स्पीकर यम अनंत शयनम अयंगर हैं जो 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक पदासीन रहे। लोकसभा के प्रथम वक्ता स्पीकर जीवी मावलंकर थे जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक पदासीन रहे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का स्पीकर बनने का सम्मान प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएंगे जेवी मावलंकर। कौन हो जाएंगे? जेवी मावलंकर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। किस में हो जाएगा? 93। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। लोकसभा में बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो उपस्थित होने चाहिए कुल सदस्यता का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अथवा राज्यसभा में कोरम यानी कुल सदस्यों की न्यूनतम जो है 1/10 सदस्यों की उपस्थिति पूर्ण होता है। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिसमें सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो कितना हो जाएगा? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। कितना हो जाएगा? कुल सदस्यों का 10वां भाग। भारतीय संविधान भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो कब आई थी? तो अप्रैल 1952 में आई थी। ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहली आगामी चुनाव के पश्चात 17 अप्रैल 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो है दोस्तों ये हुआ था 1951-52 में। कब? 1951-52 में। आगे है प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन अभी जस्ट हम लोग ऊपर देखें 1952 में। निम्न में से कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष यानी प्रोटम अस्थायी की नियुक्ति करता है? तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटम अस्थायी की नियुक्ति करता है। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पहले सदन की समानता वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाता है। अगला है इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख जिस लोकसभा में उसका निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसमें भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? कौन हो जाएगा? तो वो होता है सभापति। कौन होता है? सभापति होता है। तो सभापति इस पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख है जिस लोकसभा का निर्वाचन किया गया हो से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पर आसीन रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोटल मैंने 55 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस
पार्ट का। अब जो 56 क्वेश्चन से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।